आज हम लोग देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे कैसे हम लोग फीचर सिलेक्शन करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड थे सारे एल्गोरिदम, है ना। आज हम लोग देखेंगे कोरिलेशन के बेसिस पे कैसे हम लोग फीचर का सिलेक्शन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दो फीचर उठाते हैं, उनको बस चेक करते हैं कि ये दोनों फीचर एक जैसे हैं कि नहीं, लगभग एक जैसे हैं कि नहीं। अगर एक जैसे हैं तो उनमें से एक फीचर ओवरहेड बनेगा मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, ठीक है। तो उससे अच्छा है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ें एक फीचर सिखा सकता है वही चीज़ें दो फीचर सिखाने का कोई मतलब, दो फीचर के थ्रू सिखाने का कोई मतलब नहीं। एक बार अगर मॉडल एक ही फीचर से सीख जा रहा है तो दूसरे से सीखने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे फीचर जो आपस में डिपेंडेंट होते हैं लीनियरली और नॉन लीनियरली, चाहे जैसे भी डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ऐसे फीचर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं अपने डेटा सेट से, ताकि जो हमारा डेटा सेट है वो प्योर हो, मतलब रिचनेस उसकी ज़्यादा हो, ठीक है, ओवरहेड उसमें कम हो, ठीक। तो जितना भी ऐसे वेरिएबल जो कि किसी दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, हम लोग उनको हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोरिलेशन के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि दो फीचर के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, पॉजिटिव में रिलेशनशिप है, निगेटिव में रिलेशनशिप है, या कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है जो इंडिपेंडेंट फीचर होंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे फीचरों को हमें क्या करना है, हटा देना है, ठीक। सॉरी, उन ऐसे फीचरों को रखना है जो मतलब जो जिनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, वो ऐसे फीचरों को रखना है। जो कोरिलेशन वाले उनको हटा देना है, ठीक है। तो कोरिलेशन एग्जैक्टली क्या है? एक मेजर है जिसके बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या दो फीचर के बीच में कोई भी किसी भी तरीके की लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। अगर दो फीचर के बीच में किसी भी तरीके की कोरिलेशन आती है, चाहे वो नॉन लीनियर हो चाहे लीनियर, अब यहाँ पर अलग अलग एल्गोरिदम है। लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अलग एल्गोरिदम है, और नॉन लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो हम दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों ट्राई करेंगे। ओके, लीनियर नहीं है, चलो ठीक है, नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर का मतलब क्या, ये देखते हैं। लीनियर सिंपल है, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है। उसमें कुछ डेटा पॉइंट हैं, ठीक है, उसमें कुछ डेटा पॉइंट हैं 1 2 3 4, सपोज इसमें है 10 20 30 40, इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम अगर इन दोनों के बीच में प्लॉट करेंगे डेटा को तो कुछ इस तरीके से लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर इसको स्केल करते हैं, सपोज एक्स एक्स का स्केल है 1 और वाई का स्केल है 10, ठीक है। तो ये 1 1 के उससे चलेगा और ये 10 10 के गैप से चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब x में 1 होगा y में 10, ठीक है, x में 2 होगा y में 20, ठीक। ज़रूरी नहीं कि 20 हो, 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो इस तरीके से जब हम प्लॉट करेंगे, अगर ये स्केल 10 में है, ये 1 में है, तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 30। तो अगर इस तरीके एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इन दो फीचर के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। एग्जैक्टली क्या, अगर हम इस y वेरिएबल को अगर 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो x बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ये x ही है, बट एक रिलेशनशिप है इसके बीच में, क्या, y इक्वल्स टू 10 टाइम ऑफ x, 10 टाइम ऑफ x, ठीक है। बस ये रिलेशनशिप है। तो एक तरीके का लीनियर रिलेशनशिप है। तो लीनियर कुछ भी हो सकता है उसके, जैसे y इक्वल्स टू, अगर लीनियर है तो वो इस फॉर्मेट में होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में होगा, जैसे यहाँ पर c की वैल्यू 0 हो गई है और m की वैल्यू 10, m की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक। तो इस तरीके का रिलेशनशिप को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अब बात करते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। जैसे अगर x इक्वल्स टू, सॉरी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो
x की वैल्यू 1 के लिए अब स्केल 1 1 कर लेते हैं, ठीक है, 1 और इधर भी 1 है स्केल, ठीक है। तो ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 2, ये है 3, ये है 3। अगर हम लिखते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो है हमारी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर है अगर हमारी रिलेशनशिप, तो ये किस तरीके से ग्रो करेगी, 1 के लिए तो 1 ही होगा, 2 के लिए क्या होगा 4 होगा, है ना। तो 2 के लिए 4, 3 के लिए क्या होगा 9 होगा, और 5 के लिए इस तरीके से। तो हमारा रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से बनता है, एक कर्व टाइप का बनता है, ठीक है, अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें तो और थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, इसका स्लोप जो है बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, कुछ पावर में होगी, एक्सपोनेंशियल पावर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लीनियर नहीं होगा, बस इतना है, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम को जो सॉरी ऐसे रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए दूसरे एल्गोरिदम है। जैसे लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एक एल्गोरिदम है उसको बोलते हैं पियर्सन पियर्सन एल्गोरिदम। पियर्सन एल्गोरिदम दो वेरिएबल के बीच, जैसे अगर दो वेरिएबल हम इसको सेंड करते हैं पियर्सन एल्गोरिदम को, ठीक है, पियर्सन को, तो इन दो फीचर के बीच में वो रिलेशनशिप बताएगा कि लीनियर बताता है, नॉन लीनियर नहीं, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो बताएगा कि इन दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। तो पियर्सन जो एल्गोरिदम है वो रिटर्न करता है जो -1, 0 और 1, मतलब इस डोमेन के बीच में कोई वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है, पियर्सन। अब इन वैल्यू से आइडेंटिफाई करना होता है कि आखिर दो पर्टिकुलर फीचर के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर पियर्सन वैल्यू हमें जो मिली है वो 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि x और y के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और अगर वो 0 टू 1 के बीच में मिलता है वैल्यू, पियर्सन वैल्यू 0 टू 1 के बीच में मिलता है, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। और अगर पियर देखो इस तरीके से है कुछ, पियर्सन वैल्यू अलग होती है, पी वैल्यू अलग होती है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, पियर्सन वैल्यू या पी वैल्यू सेम है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, पियर्सन अलग पी वैल्यू अलग। सपोज पियर्सन वैल्यू जो आई है, पियर्सन स्कोर जो आया, पियर्सन रैंक जो आई है, तीनों बोल सकते हो, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमारी आई है 0.90, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो फीचर लिए हैं एक्स और वाई, तो इनके बीच में जो है रिलेशनशिप क्या है, लीनियर, आई मीन पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। कितने स्लोप से बढ़ रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, बस बढ़ रहा है, x बढ़ा रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि x ही y है, x ही y है। तो हमें 45 स्लोप के साथ जो है ये इस तरीके की एक सिंगल लाइन मिलेगी अगर p की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब जो x है वही y है। और अगर p की वैल्यू लिटिल बिट आई मीन 1 से थोड़ा सा लेस है लेकिन 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप है हमारा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। जितना ये वैल्यू कम होती जाएगी, रिलेशनशिप की जो आई मीन दो फीचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो उतना ही कम होता जाएगा। पियर्सन वैल्यू जितना बढ़ेगी रिलेशनशिप उतना ज़्यादा होगा, और पियर्सन वैल्यू जितना घटेगी रिलेशनशिप उतना कम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पी इक्वल्स टू 1 की बात करें तो हम उस केस में हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक। अब p की वैल्यू 0 की बात कर लेते हैं,
जैसे देखो अगर सपोज पी की वैल्यू 1 मिलेगी तो हमें 45 स्लोप के साथ मिल जाएगा, ठीक। और अगर सपोज 80 मिली तो हो सकता है स्लोप कम भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। 45 से ज़्यादा या कम, ठीक है, ये डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे। ये भी हो सकता है ये भी हो, मतलब 45 से या तो अबव होगा या तो बिलो होगा, ठीक। और अगर सपोज हमारी पी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, पी की वैल्यू ज़ीरो का मतलब होता है कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब हम लोग एक्स और वाई के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे वो तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, ठीक है, कुछ इस तरह एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्स और वाई के बीच में। और अगर p की वैल्यू 0 to -1 है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू बढ़ाएं तो y की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू घट रही होगी। तो कुछ इस तरीके से हमें स्लोप मिलेगा कि x की वैल्यू जब यहाँ पर है तो y की वैल्यू ज़्यादा है, x की वैल्यू थोड़ा और बढ़ाए तो y की वैल्यू घट गई, फिर x की वैल्यू और बढ़ाए तो y की वैल्यू घट गई, x की वैल्यू और बढ़ाए तो y की वैल्यू घट गई, ठीक, इस तरीके से। तो पियर्सन में अब ये बताता है कि निगेटिव आई मीन निगेटिव रिलेशनशिप को बताता, बट रिलेशनशिप है निगेटिव ही सही लेकिन रिलेशनशिप है, ठीक है ना। इसका सीधा सा एग्जांपल जैसे हम्म, जैसे सपोज जैसे जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हेल्दीनेस जो होगी किसी भी पर्सन की वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम एक एक फैक्टर होता है सीरम क्रिएटिनिन, जैसे जैसे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है उस हिसाब से हमारी हेल्थ घटती है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन के बढ़ने पे हेल्थ घटती है जबकि हीमोग्लोबिन के बढ़ने पे हेल्थ बढ़ती है। तो ये एक तरीके का रिलेशनशिप है, समझ रहे हो, एक तरीके का रिलेशनशिप है हेल्थ और किसमें हीमोग्लोबिन या सीरम क्रिएटिनिन के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं लेवल ऑफ आई मीन कितना हेल्दी ये पर्सन, ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि ओके इतने सीरम क्रिएटिनिन पे पर्सन इतना हेल्दी होगा, इतने सीरम क्रिएटिनिन पे इतना हेल्दी होगा, मतलब ज़्यादा पे कम हेल्दी होगा, कम पे ज़्यादा हेल्दी होगा, कुछ इस तरीके से एक लेवल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, पियर्सन आई मीन पियर्सन वैल्यू कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, पियर्सन वैल्यू को ट्रीट कैसे करते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि पियर्सन वैल्यू निकाली कैसे जाए, ठीक है। तो पियर्सन वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है कोरिलेशन का, ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन का। पियर्सन कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स। जैसे अगर दो फीचर हमारे पास हैं एक्स और वाई, तो पहले क्या करेंगे उस पर्टिकुलर फीचर का मीन निकाल लेंगे और हर एक डेटा पॉइंट को मीन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरीके से दूसरे फीचर का मीन निकाल लेंगे और हर एक डेटा पॉइंट को मीन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर फिर अंडरस्कोर। ये कुछ याद आ रहा होगा तो ये एग्जैक्टली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फॉर्मूला यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, है ना। उसी तरीके से ये भी है, ये किसका है एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अगर याद होगा फॉर्मूला तो हमारा जो पियर्सन टेस्ट है वो कैसे किया जाता है, पहले दो फीचर हम चूज़ करेंगे, उन दोनों फीचर का मीन निकाल लेंगे और हर एक डेटा पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो कुछ भी आउटपुट आएगा उन दो कॉलम को क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके देख लेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन फीचर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड फीचर, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो की पॉइंट थे पियर्सन को रिलेशन के वो क्या है, ये बताता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू फीचर्स। और वन का मतलब होता है अगर पियर्सन वैल्यू वन आई है, पियर्सन कोफिशिएंट वन आया है तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन पॉजिटिव डायरेक्शन, -1 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, जीरो मतलब नो रिलेशनशिप बिटवीन टू फीचर्स। अच्छा इसमें कुछ एजम्पशन है, वो भी देख लेते हैं। बोथ वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये एक तरीके का पैरामेट्रिक एल्गोरिथम है। यहाँ पर क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हैं
तो अगर किसी भी तरीके का आउटलायर हुआ या स्क्यूड डेटा हुआ तो उस केस में ये पियर्सन वैल्यू थोड़ा सा डेविएट होगा अपनी जगह से, है ना। तो ये माइंड में रखना है कि हम पियर्सन टेस्ट वहाँ पर करेंगे जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का वो नॉर्मल हो। नॉर्मल नहीं है तो आप नॉर्मल बनाइए उसे, ठीक है, अदरवाइज पियर्सन टेस्ट गलत रिजल्ट देगा, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब एटलीस्ट दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। हम लोग नॉन लीनियर रिलेशनशिप की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द रिग्रेशन लाइन, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, आई मीन जो हम लोगों ने ये लाइन प्लॉट की थी, ठीक है। तो डेटा इसी के अराउंड है। जब हम प्लॉट करेंगे जरूरी नहीं कि एक सिंगल लाइन ऐसे ही, ऐसे इतना परफेक्ट डेटा कभी नहीं होता है, इस तरीके से डेटा मिलेंगे, इसके अराउंड होंगे। इतना परफेक्ट डेटा मिलेगा तो कोई मशीन लर्निंग मॉडल की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट इफ एल्स कंडीशन लगाओ। कुछ इस तरीके से डेटा अराउंड दिस लाइन जो है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, अराउंड दिस लाइन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके आस ही पास होगा। ऐसा नहीं कुछ डेटा यहाँ पर भी आ गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, ये भी जान लो। अगर इस तरीके से हो गया, डेटा पॉइंट इस तरीके से हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ही गड़बड़ हो जाएगा, नॉर्मल रह ही नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने की पॉइंट्स देख लिए, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, वही सेम चीज़ है, एक्स आई माइनस मीन वाई आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक इसका प्रॉब्लम भी है, इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि अ, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे सपोज किसी डेटा सेट में दो फीचर हैं, अ, एक है सपोज हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक है हीमोग्लोबिन, और दूसरा जो फीचर है वो है अम, अ, अ, दूसरा लेते हैं, कुछ इससे थोड़ा सा टिपिकल होगा, कुछ दूसरा लेते हैं, ठीक है। एक है शुगर लेवल, ठीक है, एक है शुगर लेवल, एक फीचर है, ठीक है, और दूसरा है हेल्थ परसेंटेज, मतलब कितना हेल्दी है, ठीक है। तो जैसे जैसे शुगर बढ़ेगी हेल्थ क्या होगी, डाउन होगी, है ना। तो यहाँ पर एक निगेटिव रिलेशनशिप को पियर्सन को रिलेशन हमें रिटर्न करके देगा, है ना। लेकिन लेकिन अगर हम कहें क्या ऐसा हो सकता है कि हेल्थ हमारी घट रही है, हेल्थ हमारी अगर घट रही है तो उसका रीज़न हमारा जो है शुगर लेवल है, ये हम नहीं कह सकते, वाइस वर्सा नहीं हो, ये ट्रू नहीं है। ये तो ठीक है कि अगर एक नॉर्मल नॉर्मल लेवल से अगर शुगर बढ़ रही है तो उस केस में हेल्थ घटेगी, या शुगर घट रही है तो भी हेल्थ, आई मीन एक नॉर्मल लेवल से अगर घटेगी तो भी दिक्कत होती है। बट हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि एक जो क्रिटिकल जो पॉइंट होता है उससे अगर बढ़ेगा तो हम मान के चल रहे हैं हेल्थ घटेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये डिफाइन कर सकते हैं शुगर लेवल के बेसिस पे, हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर बंदा हेल्दी है कि नहीं है। बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर पर्टिकुलर बंदा हेल्दी नहीं है तो उसका रीज़न शुगर है, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि शुगर ही हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है उसे चोट लगी हो, उसे फीवर हो, या कुछ भी हो सकता है। तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है, लेकिन जो पियर्सन कोरिलेशन है वो इसको भी करेक्ट बताता है कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका इशू जो है शुगर है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को भी वो डिटरमाइन कर लेता है बाय फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़, इस तरीके की टेस्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके के फीचर मिलते हैं जहाँ पर
रिलेशनशिप वाइस वर्सा ना है, नहीं है, मतलब अ, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, या ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, या फिर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो अगर वाइस वर्सा नहीं है वहाँ पर, तो उस केस में पियर्सन वैल्यू, पियर्सन कोरिलेशन गलत आउटपुट रिटर्न करके देता है। तो ये जहाँ पर भी टेस्ट करना है वहाँ पर ये एटलीस्ट डोमेन नॉलेज आपके पास रहेगा, जब भी आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पियर्सन वैल्यू जो है सही रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, है ना। तो फीचर को एक सीक्वेंस में पास करना भी थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, मतलब पहला फीचर हम ये लेंगे, दूसरा फीचर ये लेंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में भी पास करना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग पास करने वाले हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम पियर्सन के साथ हो जाती है कि वो जो है आ, एक ऐसे रिलेशनशिप को भी डिटेक्ट कर लेता जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी थ्योरी थोड़ी सी देखते हैं। तो तो ये क्या नहीं बता पाता है, पियर्सन जो कोरिलेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं बता पाता है। उसका रीज़न यही है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जहाँ पर वाइस वर्सा नहीं है, फीचर के लिए वाइस वर्सा नहीं ट्रू है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए फीचर को पास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके स्टेप देखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिया, हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए, क्या है फॉर्मूला हमारा, हमारा फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटर फाइंड आउट करते हैं और फिर डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, वही हमारा पियर्सन कोरिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो फीचर क्रिएट करने पड़ेंगे और उनका मीन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर आयरिस का डेटा सेट रीड कर रखा है, ऑलरेडी रीड कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनमें से दो फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको नाम अलग दे दे रहे हैं, एक्स और वाई नाम दे दे रहे हैं, क्योंकि इससे मैच करे, ताकि फॉर्मूले से मैच करे, चीज़ें समझ में आए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें नॉमिनेटर कैलकुलेट करना है। तो नॉमिनेटर में हमें क्या करना है, पहले तो एक्स फीचर का मीन निकालना है, फिर वाई फीचर का मीन निकालना है, और फिर इस मीन को सब्सट्रैक्ट कर देना है एक्स में, और एक्स का मीन एक्स में, वाई का मीन वाई में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग इन दोनों कॉलम को ऐड कर देते हैं डेटा फ्रेम में, और अब देखते हैं डेटा फ्रेम हमारा कैसा हो जाता है। तो पहले हम लोग डेटा सेट हम लोग पहले देख लेते हैं। ये हमारा डेटा सेट है एक्स और वाई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स माइनस एक्स मीन, वाई माइनस वाई मीन ऐड करेंगे। एक्स माइनस एक्स मीन मतलब एक्स बार बोलते हैं, या वाई बार, मतलब यहाँ पर बार लिख नहीं सकते थे तो ऐसे बार लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। हम लोगों ने क्या किया, एक्स माइनस एक्स मीन निकाला, वाई माइनस वाई मीन निकाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले से देखना है क्या करना है, हमें हमें जो भी वैल्यू निकली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली हमें इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, सिंपल है। क्या करना है, इन्हीं दो फीचरों को हम सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एक और कॉलम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और कॉलम ऐड कर देंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो एक और कॉलम ऐड कर देंगे जिसमें हम लोग एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार रखेंगे, ठीक है। और नॉमिनेटर क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा नॉमिनेटर, जो आ, इसका समेशन, जितने भी डेटा पॉइंट आएंगे, मतलब इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें एक कॉलम मिलेगा, उस पूरे कॉलम का समेशन ही क्या है, हमारा नॉमिनेटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इन दोनों को, और फिर जो भी कॉलम हमें मिलेगा, अब उसका सम, उसका उस पूरे कॉलम का सम ही क्या होगा, हमारा नॉमिनेटर होगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं हम लोग, नॉमिनेटर कैलकुलेट कर लिया है। अभी इसको प्रिंट कराते हैं। फिलहाल हम लोगों ने ये कॉलम अभी ऐड किया है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिल गई। अब नॉमिनेटर चेक करते हैं कितना है, तो 193.161, ठीक है ना। अब
नेक्स्ट हमारा क्या, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है हमें, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर रूट, यही करना है ना, कुछ इस तरीके से। x माइनस एक्स बार मतलब x मीन का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है कि जो हम लोगों ने अभी अभी एक कॉलम ऐड किया x माइनस एक्स बार, उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर रूट, एक कॉलम बना लेते हैं, उसी तरीके से इसके लिए एक कॉलम बना लेंगे और बाद में सबको मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल लेंगे, है ना। तो हमें करना क्या है कि एक्स आई माइनस एक्स, ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो हमारा फीचर निकलेगा, ठीक है। आई मीन फीचर नहीं, ये एक्स, हाँ, ये एक्स माइनस एक्स बार जो फीचर अभी हम लोगों ने ऐड किया है, ये वाला, ये इसी का स्क्वायर करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो वही हमने किया है कि एक्स माइनस एक्स बार इन, सॉरी, इसके पावर 2 और फिर इस पूरे के पावर 1/2 मतलब इस स्क्वायर रूट। उसी तरीके से y के साथ हम लोग करेंगे और डेटा फ्रेम देखते हैं अब हम लोग। तो हमें एक ये डेटा फ्रेम मिल गया है, ठीक है। अब इसका सम करना है हमें और इसका सम करना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर कुछ गलत दिख रहा है, ओके, कोड करते हैं। तो जो हमारा डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या होगा, डी एफ, जो हमारा मतलब ये वाला कॉलम है इसका सम, है ना, इसका सम। एक्चुअली हम लोगों को फॉर्मूले में देखें, एक सेकंड, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हुई है। फॉर्मूला हमारा क्या है, पहले हमें ये सारे सब्सट्रैक्ट कर लेने, उनका स्क्वायर करके सम करना है, स्क्वायर करके सम करना है हमें, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलत हो गया थोड़ा सा, है ना। तो स्क्वायर करना, स्क्वायर करके पहले हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, टोटल सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो करते हैं, फिर से हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा क्योंकि डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो गया, तो फिर से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ओके, नॉमिनेटर हमारा निकला है, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है और फिर उन सब का सम करना है। तो हमने क्या किया है कि पहले इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, तो हमें क्यूआरटी नहीं करना है, सॉरी, और डीएफ देखना है। हम लोगों ने स्क्वायर ऐड कर लिया, अब इसका समेशन करना है, इसका समेशन करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर इसका समेशन करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो करते हैं, डॉट सम और फिर जो कुछ भी आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है।
ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो एस क्यू आर टी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एस क्यू आर टी ऑफ वाई। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट करते हैं और फिर ये कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना, सिंपल। ओके, तो हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 9.96। 0.96 1 के बहुत क्लोज है। ये वाला कोड हमने गलत लिखा हुआ था, इसको हम हटा दें। तो जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या है, बहुत ही क्लोज है। 0.96 जो वैल्यू मिली है वो 1 के बहुत क्लोज है। इसका मतलब ये है कि जो हमने दो फीचर लिए थे, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, ये काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है ना। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो था पूरा डिटेल्ड में कैसे कैसे हमें चीज़ें परफॉर्म करनी है। अब अगर सपोज लाइब्रेरी का यूज़ करना है आपको, तो साइपाई लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास स्टैट के अंदर पियर्सन टेस्ट है। उसको आप लोग, उसमें आप लोग जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का एक्स और वाई वैल्यू पास करेंगे तो वो पियर्सन वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर रिटर्न करके दिया 9.9627, सेम है 0.96275। और इसके साथ साथ एक चीज़ और रिटर्न करके देता है, आ, इसको बोल, ये है हमारी एग्जैक्टली पी वैल्यू, है ना। ये क्या है, हमारी पी वैल्यू। पियर्सन का यूज़ करके हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब ये दोनों फीचर क्या है, हमारे डिपेंडेंट है ना। ये दोनों फीचर हमारे क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब को रिलेटेड है, हम ये मान के चलेंगे। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम लोग एक डिफाइन करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी क्या होता है, पी वैल्यू होता है ना। तो ये बता रहा है, जो स्पेसी ने आंसर दिया है, उसने ये बताया है कि, सॉरी स्पेसी क्या, साइपाई ने जो आंसर दिया वो ये बता रहा है कि जो हमें पी वैल्यू, आई मीन पियर्सन वैल्यू जो मिली है, उसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देना, ई टू पावर -86 है, ई टू पावर -86, मतलब 0.000000 समथिंग लाइक 0.00 करके 5, इस तरीके से है ये वैल्यू, पी वैल्यू, है ना। बहुत बहुत नेग्लेजिबल पी वैल्यू है, बहुत नेग्लेजिबल पी वैल्यू है ना। तो अगर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे, अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं ये कैसे आया, कैसे इसके अभी देखते हैं। बट अभी ये चीज़ समझना जरूरी है, हमने ये तो निकाल लिया कितने कोरिलेटेड है, लेकिन अगर सपोज हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमें दो फीचर, मतलब पूरे डेटा सेट में से कोई, सपोज 10 फीचर थे, हमें कोई 4 सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे करेंगे, तो एक कोई पी वैल्यू डिफाइन करेंगे ना, कि ओके ये थ्रेशोल्ड है, इससे लेस जितने भी हैं वो सारे हटा देंगे, है ना। वो सारे हटा देंगे, फिर उसके बाद जो बचेंगे उनको हम रखेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो पी वैल्यू, मतलब जैसे अभी जो दो फीचर लिए थे उनकी जो एक पियर्सन वैल्यू निकली है, अब ये वैल्यू अगर पी वैल्यू के पियर्सन, पी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पियर्सन वैल्यू से क्या है, लेस है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। समझने की कोशिश करना, फिर से हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो पियर्सन टेस्ट होता है वो भी अब फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, वो टी डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है। हाँ, एकदम सेम उसी तरीके से काम करता है, बट फॉर्मूला अलग है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरीके से होगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब ये है कि ओके, हमें इतना तो पता चल गया कि दो फीचर हाईली कोरिलेटेड है, वैल्यू से पता लग गया। लेकिन अगर अगर हमें नेग्लेक्ट करना है कि ओके दो फीचर कितने लेवल तक सिमिलर हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ओके टोटली ये सिमिलर है, इनमें से एक हटा दो। सपोज अभी आया होता, मान लो 0.2 आया होता, 0.2 आया होता तो क्या होता, तो हमें उसे नेग्लेक्ट करना है कि रखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करेंगे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, पी वैल्यू से। ठीक है, तो पियर्सन टेस्ट भी टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो
जो टी टेस्ट हमारा था, आई मीन टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा था, उसमें जो 0.05 की जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, 0.05 की जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, जो टी टेबल में देखेंगे हम लोग, टी टेबल में देखेंगे हम लोग कि 0.05 के लिए अगर वो क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ रहा है, मतलब क्योंकि ये टी टेस्ट है तो निगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है ना, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो इधर भी एक क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, इधर भी एक, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। अब उन दोनों के बीच में अगर हमें वैल्यू मिल रही है पी, जो पियर्सन वैल्यू है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो है कि क्या, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सारी चीज़ें पता है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हमें पता है, तो उस केस में हम लोग जो डिजायर्ड, जो क्रिटिकल पियर्सन वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं टेबल देख के, वो हम टेबल देख के निकाल सकते हैं। और फिर हमारी जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आया है उसको पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो पियर्सन वैल्यू जो बार बार हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसको पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें मिलेगा टेबल से, एक मिलेगा जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, अगर ओके टेबल क्रिटिकल वैल्यू के मतलब इस सेक्शन के अंदर है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे इन जनरल ऐसा हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रैंक आई है, इसको रैंक भी बोलते हैं। ठीक है, जो रैंक आई है उस रैंक पे ही हम डिसाइड कर लेते हो कि ये एकदम सिमिलर है, 90.96 का मतलब 96% ये सिमिलर है। ठीक है, तो इसको हटा दो, क्या क्या जरूरत है रखने की, इनमें से कोई एक फीचर हटा दो, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन ओके, अगर पी वैल्यू के बेसिस पे करनी है तो पी वैल्यू के बेसिस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है ये बता रहा है कि जो 96 है उसके 0.96 है, उसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं इस ग्राफ में, इस पी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पियर्सन वैल्यू क्या है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जैसे हमें टेबल नहीं देखना है, हमें टेबल नहीं देखना है, फिर भी हमें पता करना है वो क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस साईपाई ने क्या रिटर्न करके दे दिया है, पी वैल्यू रिटर्न करके दे दी है। ओके, इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.00005 है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। मतलब ये क्या है कि जो हमारी एग्जैक्ट जो 0.05 वैल्यू थी उससे भी ये क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आगे, बहुत आगे जो है समथिंग यहाँ पर आया होगा, ये वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है जहाँ पर जो पियर्सन वैल्यू जो 0.96 है, 0.96 है, आ, वो वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, जहाँ पर पियर्सन वैल्यू 96 होगी उसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। आई होप समझ में आया होगा। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या, रैंक ऑफ पियर्सन वैल्यू, आई मीन जो हम लोगों ने निकाली है, रैंक ऑफ दिस वन 0.96। ठीक है, 0.96 तो रूट n माइनस वन। अब n क्या है ये देखते हैं, तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल इन वन कॉलम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल इन वन कॉलम। तो अभी क्योंकि हम लोग आयरिस सेटोसा आयरिस का डेटा से ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 150 रोज हैं, तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी 150। आर एक्स वाई की वैल्यू क्या हुई 0.96, इसकी वैल्यू 150 माइनस टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96। तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगी टी वैल्यू, वो होगी टी वैल्यू। ठीक है, वो क्या होगी, टी वैल्यू होगी, और टी वैल्यू के बेसिस पे हम लोगों को पी वैल्यू रीड करनी है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पी वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमने जैसा बताया कि टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट होता है कि इधर भी वैल्यू हो सकती है, इधर भी वैल्यू हो सकती है, तो जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। तो ये था ऑल अबाउट पियर्सन कोरिलेशन, ये था पियर्सन कोरिलेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिदम है
वो है, अच्छा एक चीज़ और पेंडास लाइब्रेरी में भी इनबिल्ट हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन है, और बहुत ही बढ़िया तरीका विजुअलाइजेशन करने का सीबॉर्न लाइब्रेरी में हीट मैप के थ्रू। तो अगर किसी भी डेटा फ्रेम के सारे फीचर के बीच में कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम डॉट CORR, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा एक कोरिलेशन मैट्रिक्स रिटर्न करके देगा। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एसएनएस हीट मैप के थ्रू। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलती है जिसमें रो भी होंगे टोटल नंबर ऑफ फीचर्स, कॉलम भी होंगे टोटल नंबर ऑफ फीचर। जैसे हमारे पास 4 फीचर थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। इसी तरीके से सेपल लेंथ, सेपल सॉरी पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सेपल लेंथ और सेपल लेंथ और सेपल लेंथ के बीच में अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो भाई सेम कॉलम है तो उसके बीच का कोरिलेशन क्या होगा, 1 होगा, 1 ही होगा भाई, जाहिर सी बात है। हमने बताया था कि अगर x ही y बन जाए तो उस केस में जो p की वैल्यू क्या होगी, पियर्सन वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो निगेटिव में है, रिलेशनशिप है लेकिन बहुत ही माइनर रिलेशनशिप है, 0.1 है, 0.1। अगर यही हमारा -1 के पास होता तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेपल लेंथ और पेटल लेंथ। इसमें हमारा जो रिलेशनशिप बता रहा है, ओके, बढ़िया रिलेशनशिप बता रहा है, 0.87, 80% रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है, कि मतलब 80% डेटा को रिलेटेड है, डेटा क्या है, को रिलेटेड है। अगेन सेपल लेंथ और पेटल विड्थ में बता रहा है 82% है। और इसमें देखो कलर के हिसाब से पता चल रहा है, जो जितना कम वो है, क्या कहते हैं, कोरिलेटेड है, वो आ, उतने ही डार्क वैल्यू से वो है, आई मीन कलर्ड है। तो जितने डार्क हैं वो बहुत ही कम कोरिलेटेड है, और जितने आई मीन हाईली कोरिलेटेड है वो लाइट कलर से कोरिलेटेड है। हीट मैट्रिक्स इसी तरीके से बनती है, वैल्यू के हिसाब से कलर डिफाइन होता है इस हीट मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो, लेवल भी देख सकते हो, -0.4 को डिफाइन किया इसने एकदम डार्क ब्लैक कलर, 1 को लाइट कलर डिफाइन किया है ना। अब यहाँ पर एक चीज ये देखो कि हम लोगों ने जो वैल्यू अभी अभी निकाली है 0.96 आई थी पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के केस में। तो ये कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.96 जो है हमारी जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.96 है, मतलब हाईली कोरिलेटेड है पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ईडीए की फर्स्ट क्लास में कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड थे। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। उसमें क्या कहते थे, हम लोगों ने पेयर प्लॉट किया था, पेयर प्लॉट किया था, तो उसमें अगर ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर दोनों के बीच में हाईली कोरिलेशन है, मतलब एक सिंगल लाइन होगी उसके आसपास डेटा होगा इस तरीके से। या एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, पुरानी वीडियो को एक बार रिवाइज करना, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट पियर्सन कोरिलेशन। इसमें जो कंफ्यूजिंग वाला पोर्शन है वो सिंपल यही होता है कि लोग पी वैल्यू को पियर्सन वैल्यू बोलते हैं, ऐसा नहीं है, पी वैल्यू पियर्सन वैल्यू नहीं है, पी वैल्यू अलग है और पियर्सन वैल्यू अलग है, ठीक है। पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करता है, जबकि पियर्सन वैल्यू या पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट या रैंक जिसको बोलते हैं, पियर्सन कोरिलेशन रैंक भी बोलते हैं इसको, ये डिफाइन करता है कि दो फीचर के बीच में कितना रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है और कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव में है तो कितना है, पॉजिटिव में है तो कितना है, नहीं है तो जीरो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीरो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्पीयरमैन कोरिलेशन, ठीक है।